नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी लोगों का एसएससी एग्जाम केजीएस पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई, जैसा कि मैं पढ़ाते हुए अक्सर मैं आपसे वादा करता रहता हूं कि भाई जब भी आप सफल होंगे तो हमारी आपकी मुलाकात जरूर होगी। ऐसे ही एक सफल छात्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए भाई, जो आपको मौके मिलते हैं या जो आप अपने मंजिल को पाते हैं तो उसमें आपको अलग ही खुशी मिलती है। तो ऐसे ही एक खुशी वाले छात्र हमारे साथ बैठे हैं जो कि एसएसएफ पोस्ट पे इस समय पोस्टेड हैं 2024 एसएससी जीडी के माध्यम से। देखिए, इनसे आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा कि हमें अपनी तैयारी को किस दिशा में और कैसे करनी है, और इनके तैयारी के प्रारूप और रूपरेखा को जानेंगे कि तैयारी इन्होंने कैसे करी। और अभी ये मेरे सामने बैठे हैं और इनकी उम्र भी बड़ी कम मुझे लग रही है, और इतनी कम उम्र में यदि कोई अपने माँ बाप का मतलब उनकी परिस्थितियों का बोझ अपने कंधों पर अगर ले ले तो माँ बाप की उम्र अपने आप बढ़ जाएगी 10 साल। ठीक है, तो एक हुनरमंद छात्र से बात करते हैं, देखते हैं। तो सर, नमस्कार सर। सर मेरा नाम अभिनव शुक्ला है और मैं प्रयागराज से हूँ। तो सर जीडी में इस बार मेरी 160 में 161 नंबर आए थे, जो कि सर नॉर्मलाइजेशन से संभव है। नॉर्मलाइजेशन होने नहीं, हाँ, 160 में 161 नंबर लाना नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से 161 हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 160 का तो पूर्णांक ही होता है, 161 कैसे आ गया। तो 161 नहीं, उससे भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से। और भैया से हम ये इनकी तैयारी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे करी, शुरुआत कैसे की थी आपने तैयारी की। सर बस जैसे सबसे पहले तो जीएस सबसे होता है ना कि कोई ऐसे चीज चुनो जो आपका फेवरेट हो। तो मुझे जीएस अच्छा लगता था, तो मैं जीएस आपसे पढ़ा, जैसे पॉलिटिक्स तो अच्छी लगी, तो फिर मैं जीएस स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ते पढ़ते मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब एक वे में पढ़ते हुए चला गया। और सर फिर धीरे धीरे तैयारी से। तो मतलब इन्होंने मतलब एक सब्जेक्ट जब अपना तैयार किया तो इन्हें लगा कि इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट भी तैयार कर सकता हूं, अगर ये विषय तैयार हो गया तो सभी तैयार हो सकते हैं, ऐसा सोच करके। तो आपकी एजुकेशन कितनी है अभी? सर मैं एमए किया हूँ सर। पीजी है आप? हाँ यस ग्रेजुएट है? यस सर। अच्छा, तैयारी भी करते रहे और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करते रहे? हाँ ऐसे डाल दिए थे सर कि एक साइड में मेरा होता रहे, बैकअप लेके चलते थे। बैकअप लेके कुछ चलते रहे। तैयारी के लिए आपने 12वीं पास से ही तैयारी शुरू कर दी थी? नहीं सर, हाँ 12वीं पास से बीए फर्स्ट ईयर में मैं जैसे गया, मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और उसके बाद तो सर फिर कोरोना लॉकडाउन आ गया, तो दो साल ऐसे ही चले गए। और फिर सर घर का कुछ काम था, तो घर के काम के बहुत सारे बच्चे वर्दी का सपना लेके बैठे हुए हैं, तो आपने कौन कौन सी नौकरी के लिए ट्राई किया या सोचा होगा, थॉट आया होगा आपके मन में? सर पहले तो सर एयरफोर्स की तैयारी करता था, तो एयरफोर्स सर अग्निवीर हो गया तो उसे छोड़ दिया। तो फिर सर इसी डिपार्टमेंट बेल्ट की नौकरी में आ गया कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी। तो सर बस मेहनत करता गया और सर तैयारी शुरू की। तो पहली बार एसएससी जीडी में दिया तो बीएसएफ मिला, तो सर बीएसएफ नहीं गया सर। घर वाले बोले कि एसएससी जीडी की तैयारी इन्होंने करी, जब तैयारी शुरू करी एसएससी जीडी का परीक्षा दिया और इन्हें बीएसएफ मिला। बीएसएफ पोस्ट खराब नहीं है, अगर मैं ये मानूं कि आज के नौकरी के दौर में जब हम नौकरी ही ढूंढ रहे हैं या हर व्यक्ति अपने लिए नौकरी वाला ही बेटा या दामाद ढूंढ रहा है, ऐसी परिस्थिति में इन्होंने बीएसएफ की नौकरी छोड़ी है। तो कारण क्या रहा बीएसएफ की नौकरी छोड़ने का? सर ये था ना कि तैयारी करते थे तो जब मॉक देते थे, सर मॉक में नंबर मैटर नहीं करता, मॉक में आपका परसेंटाइल मैटर करता है कि आप कितने परसेंटाइल में लाई कर रहे हो। तो सर जब मैं मॉक देता था तो 90 परसेंटाइल के ऊपर आती थी मेरी, 90%, 92। तो मुझे ये लगता था हाँ यार इस बार अगर नहीं, तो मुझे ये था ना कि बैकअप में यूपीपी लेके चलता था। कुछ नहीं होगा सर, यूपीपी निकाल लूंगा, अगर मेहनत करूंगा तो यूपीपी ले लूंगा। जब बीएसएफ छोड़ने का सबसे बड़ा कारण इनका उत्तर प्रदेश पुलिस था? यस सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस तो बड़ी लेट आई वैकेंसी। हाँ यस सर, लेट आई, लेकिन ये था कि उस समय दिल्ली पुलिस था सर। दिल्ली पुलिस में फिजिकल आउट हो गया, नंबर अच्छे थे, दिल्ली पुलिस फिजिकल आउट हो गया। तो फिर सर तैयारी करने लगा, तो फिर एमपी पुलिस बीच में आई थी, एमपी पुलिस भी सर निकल गया। तो फिर सर फिर जीडी आई, तो जीडी निकला, सीपीओ, सर सीपीओ की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, आप सीपीओ भी दे रहे हैं? यस सर, मेरा सीपीओ भी इस बार 308 नंबर है। तो सर ईश्वर करेगा शायद सीएसएफ एसआई मिल जाएगा सर। तो आपसे जब मैं बाहर बात कर रहा था आपने कहा कि सीएसएफ एसआई मुझे लेना नहीं है। हाँ यस सर, क्योंकि
मैं एसएसएफ में हूँ। एसएसएफ का ये है कि 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ है, और ट्रेनिंग के बाद मुझे केवल 6 घंटे मेरी ड्यूटी रहेगी। 6 घंटे के बाद 18 घंटे मैं कुछ भी करूँ अपनी लाइफ का। तो उसे अभी सर मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सीपीओ था, तो मैं मेहनत करूंगा सर दिल्ली एसआई मिल जाए, क्योंकि एक एज के बाद ना सर लोग चाहते हैं कि प्रॉपर एक स्थान पे रहें। इतनी कम उम्र में इतने छोटे से बालक को आप बात करते हुए देख रहे होंगे, तो आपके मन में ये चीज तो आ रही होगी कि यार इस आदमी के अंदर ऐसा क्या है। ठीक है, तो देखिए ये इनका घमंड नहीं, इनका विश्वास बोल रहा है। इन्होंने तैयारी करी है, और जब आपने पहली बार एसएससी जीडी बीएसएफ छोड़ा था, उम्र क्या रही होगी? सर 20 साल उस समय था। 20 साल की उम्र में इन्होंने बीएसएफ की नौकरी छोड़ दी। सोचिए, तो इनको अपने ऊपर विश्वास था कि मैं तैयारी कर लूंगा, मैं चीजों को पालूंगा। अच्छा, हमेशा नौकरी पाने के लिए बड़ी सोच रखनी चाहिए या हमें स्टेप बाय चलना चाहिए? सर मैं तो एक स्टेप बाय लेके चला था सर। अगर आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सर हमें अपने बारे में पता होता है कि हम क्या हैं। अच्छा। क्यों सर, आपको सामने वाला की ओर गाइड कर सकता है कि आपको बता सकता है आप आईएएस की तैयारी कर लो, पीसीएस, लेकिन हमें हमारी क्षमता पता है, तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही हमें सारा काम करना होगा सर। बड़ी बात है ना भाई, क्षमता के अनुसार ही अपनी तैयारी करें। ये नहीं कि लोक लाज समाज, अगर हम ये देखकर चलने लगे कि अगर हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो ये फिर बिल्कुल गलत है आपके लिए। आप अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाएं और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। इन्होंने 2 बार एसएससी जीडी, 1 बार बीएसएफ छोड़ा है, भैया ने बताया, और 1 बार दूसरी बार में इन्होंने एसएसएफ ज्वाइन किया है। और हाई रैंकर्स, रैंक कितनी रही होगी आप? 72 रैंक थी। 72 रैंक्स रही है इनकी, तब जाके एसएसएफ में इन्हें। और एसएसएफ की इन्होंने बताई भी कि एसएसएफ क्यों चूज कर रहा हूं। और सोचे सीपीओ छोड़ रहे हैं एसएसएफ की जीडी की नौकरी के लिए। सीपीओ आईटीबीपी या सीएसएफ अगर मिलेगा तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है। और अभी बता भी रहे हैं, अंक भी अच्छा है, तो भगवान करेंगे कि इनको सफलता भी मिल जाएगी सीएसएफ एसआई में, है ना। तो देखिए कि आप जब सफल होते हैं तो इस सफलता के लिए आप अपनी काबिलियत और अपनी परिश्रम को मानते हैं, श्रेय देते हैं? सर सभी गुरुओं का मार्गदर्शन, घर वालों का सपोर्ट और माता पिता का सपोर्ट सर, और अपनी मेहनत सर। देखिए जब तक सबका मिश्रण नहीं होगा ना, तो बहुत से मेहनत करने वाले बहुत सारे, जैसे आपने कहा ना कि मैं मल्टीपल परीक्षा दिया हूँ और सब में सफल भी हुआ हूँ। मेजोरिटी पार्ट में ये सफल रहे हैं, मेजोरिटी परीक्षाओं में। तो इनका ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि ये लड़का बड़ा किस्मत का धनी है। हाँ, तो इसमें आप किस्मत को कितना वेटेज देते हैं? किस्मत सर ना के बराबर होती है। मतलब अगर आपको एसएसएफ लेनी है तो थोड़ी किस्मत मैटर करती है सर, कि ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा मिल जाए, आपका थोड़ा एनसीसी भी आप किए हो, ऐसा कुछ। और अगर नौकरी लेना है सर, तब तो मेहनत है। अगर आपको नौकरी एक सिक्योर करनी है तो मेहनत के अलावा केवल किस्मत के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, आपको मेहनत जम के करनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी पाना आज के डेट में आसान नहीं है, इतनी भीड़ में, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं ये वाकई में एकदम कोहिनूर है ये, क्योंकि भाई सीपीओ एसआई बीएसएफ को छोड़ना, एक नौकरी छोड़ना, फिर बाद में एसएसएफ को ज्वाइन करना। यूपी पुलिस में इतना विश्वास कि अगर एसएसएफ इन्होंने ज्वाइन ना किया होता और यूपी पुलिस उस समय आई होती तो ये उससे भी क्रैक करने का मादा रख रहे थे। अच्छा, इतना आपके अंदर हिम्मत आ कहां से रही थी? बीएसएफ आपने छोड़ा तो घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं सर, भैया थे, जैसे भैया जॉब करते हैं। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब में ही है भैया। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा सर, पिताजी तो किसान है और मम्मी घर गृहिणी है। तो सर भैया प्राइवेट जॉब करते हैं, ट्रांसपोर्ट में है। तो बोले कोई ना, तुम पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जब तक तुम पढ़ोगे। तो ये था कि ठीक है, अभी तो मैं मेहनत करूंगा तो शायद कहीं हो जाऊं। और सर दिया था इस बार यूपीपी में, मेरे 260 नंबर थे, तो यूपीपी भी निकला था सर इस बार मेरा। तो मैंने डीवी स्किप कर दिया सर। डीवी स्किप किया सर कि क्यों सीट बर्बाद करना, कोई मैं तो चलिए भाई, देखिए इन्होंने अपने भाइयों के लिए यानी आप लोगों के लिए इन्होंने डीवी भी स्किप किया कि क्यों मैं इस एक पद को खराब करूं, मेरी जगह कोई ना कोई बच्चा जरूर इसमें आया होगा और निश्चित तौर पे किसी ने इनकी जगह ली होगी, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये भी एक इनकी महानता का पहला लक्षण ये दिखाई देता है कि कितनी अच्छी सोच रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइनिंग लेटर कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने डीवी स्किप करी है और ये बड़ी बात है इनके लिए। और सीपीओ एसआई में अभी भी ये एसएसएफ पद चाहते हैं। और बस मैं ये इनसे आपसे आपकी तैयारी के बारे में जानना चाहूंगा कि तैयारी की आपने शुरुआत कैसे करी। जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जीडी से ही शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी की, क्योंकि ये 12वीं पास पे आता है, 10वीं पास पे आता है। उसके बाद जब ये तैयारी की शुरुआत और बिल्कुल नया फ्रेशर बच्चा होता है तो उसे क्या करना चाहिए, और जब हमारा पेपर पास में लगा हो तो क्या करना चाहिए,
एक ही बार में सारा बताएं। सर ये है कि सबसे पहले आप एक प्लेटफॉर्म चुनो कि जो आपको सही रास्ता दिखाए। मैं किसी भी टीम का या किसी भी टीचर का प्रमोशन करने यहाँ नहीं आया हूँ सर। ये है कि आप अपने से देखो कि इस टीचर का मुझे समझ में आता है। कुछ लोगों को खान सर समझ में आते हैं, कुछ लोगों को आप समझ में आते हैं, कुछ लोगों को पीयूष सर समझ में आते हैं, सब अलग अलग टीचर, अभिषेक सर कुछ लोगों को अपना सब डिपेंड करता है कि आप कौन से समझते हैं। उनसे फिर मार्गदर्शन लीजिए, आप उनकी एक प्रॉपर नोट बनाइए, उनकी एक नोट होनी चाहिए, आपकी पूरी नोट्स कंप्लीट हो। उसके बाद आप उसे मल्टीपल टाइम पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपको एग्जाम के टाइम में काम दे। और उसके बाद सर ये है ना कि मैक्सिमम आप मॉक दीजिए। आपके मॉक देंगे तो आपको गलती पता चलेगी, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ मैं लड़कों से पीछे हो रहा हूँ, क्या मेरी गलती है। तो बस उसी गलती पे मेहनत कीजिए और उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाइए। एक ही टीचर को फॉलो करके बच्चा सफल हो सकता है या टीचर चेंज भी करना चाहिए? सर वो अपनी मेहनत पे, क्योंकि कोई भी टीचर आपको अगर मटेरियल देगा ना तो कंप्लीट देगा, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस वे में लेते हो। उसी टीचर से पढ़ के कुछ लोग आईएएस भी बनते हैं और कुछ लोग ऐसे मतलब 2 नंबर भी काम करते हैं। तो सर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करोगे। बिल्कुल। देखिए भाई, मैं तो इसलिए पूछ लेता हूँ क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षा जब होती है तो पॉलिटी के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चा हमेशा कहेगा सर आपसे पढ़ के अच्छा लगा, या मोटिवेट आप करते रहते हैं। तो मैं इसलिए इनसे ऐसा वर्ड पूछ लिया कि भाई तैयारी के लिए देखो, इन्होंने कहा किसी टीचर्स को आप फॉलो करिए और अपनी कमियों को सुधारते रहिए, सर से पढ़ते रहिए। अच्छा, अगर रीजनिंग और मैथ की मैं बात करूं आपसे कि रीजनिंग मैथ में एक टीचर का लॉजिक सीख लिया जाए या मल्टीपल लॉजिक सीखना चाहिए? सर आप एक टीचर का लॉजिक सीखिए, उसके बाद आप जितने सवाल मैक्सिमम करोगे अपने ही लॉजिक से, अपने एक आपका लॉजिक मिल जाएगा। अगर मैं यार ये स्टेप छोड़ दूं तो डायरेक्ट यहाँ आंसर पहुंच सकता हूं, मैं ये स्टेप छोड़ दूं तो आप खुद 2 लाइन 3 लाइन में आप आंसर निकाल दो। देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सभी जगह पे अच्छे अच्छे सर हैं, सभी टीचर्स हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिनमें मार्कर पकड़ के खड़े होने की क्षमता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे। लेकिन आपको उन्होंने भी बताया कि आपको पढ़ना उनसे है जिनकी बात आपको समझ में आती हो। दूसरी चीज है, आप अपने लॉजिक को, जो आपने सीखा है, जिस पर आपका कमांड है, स्पीड है, उसको आपको कभी छोड़ना नहीं है। चाहे सवाल सर कैसे भी हल कर रहे हो, आप किसी भी सर का सवाल देख रहे हो या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, लेकिन आप अपने लॉजिक पे, अपने फंडे पे काम करिए। इससे आपकी स्पीड में कभी गिरावट नहीं आएगी। अच्छा, परीक्षा हॉल में स्पीड और टाइम मैनेज करना, ये हाँ सर, वो तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। आप घर में मॉक देंगे तो घर में आप हमेशा 5 मिनट जरूर बचाइए। जब आप घर पे प्रैक्टिस मॉक दे रहे हैं तो आप 5 मिनट एक्स्ट्रा रखिए कि मेरा 55 मिनट का ही पेपर है, मैं 60 मिनट पूरा नहीं दूंगा। और वो 5 मिनट आप अगर वहां पे होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में, आता सबको है, सबको वही टाइम मिलता है। सब कोई वहां पे उसी टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेता है और कोई उसी में एक सवाल को लेके उसी में पैनिक हो जाता है, अगले सवाल में नहीं बढ़ेगा, छोड़ो ना उसे। लास्ट में 5 हमारे यहाँ मैथ पढ़ाते हैं अमित शर्मा सर, तो वो बार बार कहते हैं कि मैथ के 2-4 सवाल हर परीक्षा में टफ आते हैं। हालांकि वो 2-4 सवाल में अगर 2 सवाल आपने हल कर लिया तो बहुत सारे बच्चों को आपने पीछे भी छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उन मैथ के सवाल को, वो सर का एक वर्ड आता है स्पीड ब्रेकर, मतलब आपकी परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो स्पीड ब्रेक का काम करते हैं। तो उस स्पीड ब्रेकर से आपको कैसे निपटना है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मैथ बड़ी स्ट्रांग होती है, तो वो ईगो पे ले लेते हैं कि ये हल क्यों नहीं होगा, लेकिन बेटा आपका उधर टाइम भी खराब हो रहा है ना। तो परीक्षा हॉल में 2 चीजें आपकी होनी चाहिए। पहली चीज आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरा क्या चीज आपको नहीं छूना है या नहीं करना है। क्या आपने ऐसा कभी सुना? हाँ यस सर, मेरा यही था कि 1 गो में मैं पहले सारे क्वेश्चन चला जाता था। जो मुझे नहीं आ रहा है 1 गो में, ठीक है रुको उसे रखो, बाद में जब 15 मिनट 20 मिनट जो है, मेरे मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन बचेंगे आपके ऐसे मैथ और रीजनिंग मिला के, क्योंकि जीएस और हिंदी आप 1 गो में चले जाएंगे, जो आ रहा है करेंगे, जो नहीं आ रहा है छोड़ देंगे। और 4 से 5 क्वेश्चन बस फंसते हैं, उसे आप 15 मिनट आपके पास लास्ट में बचेंगे। और शुरू में आप करेंगे ये 5 क्वेश्चन, 5 मिनट एक क्वेश्चन में चला गया तो आप सोचोगे अरे यार ये क्वेश्चन हुआ, अभी 55 मिनट बाकी है, ये क्वेश्चन में 5 मिनट ले लिया। तो इससे ये सर आपको स्किप करना चाहिए, स्किप करने आना चाहिए ना। यस सर, कि आप स्किप करो, उसी हिसाब से अपना क्वेश्चन आगे बढ़ते। अच्छा, जरूरी है कि हमें परीक्षा हॉल में जब हम जाएं तो 80 के 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोच? ये बिल्कुल जरूरी नहीं सर, क्योंकि पेपर कठिन हो, वो आपको लगता है कि यार पेपर हमें सिर्फ नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप मेहनत की हो तो सबको नहीं आएगा। अगर पेपर कठिन है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ आप कुछ रिस्क लीजिए, कुछ तुक्का करिए। जैसे आपको 4 में 2 समझ में आ रहा कि 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर लूंगा, 2 में ठीक है आप थोड़ा रिस्क ले लो, क्योंकि जीडी में 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप रिस्क लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस सर, लेकिन यही है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। डबल डिप पे आप रिस्क ले सकते हैं। हाँ, सभी सवालों पे रिस्क मत लीजिए, नहीं नेगेटिव मार्किंग बड़ी तेजी से आपको पीछे ढकेलती है। और एक चीज और है कि
टाइम जैसे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर हिंदी कितनी देर में हमें कर देनी चाहिए? वो तो सर देखिए सबका अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। मैं कहूंगा मैं 5 मिनट में पूरी हिंदी खत्म कर देता हूँ, तो लोग कहेंगे यार 5 मिनट में कैसे हो जाएगा। वो आपको अपने हिसाब से हर चीज मैनेज करना है। कुछ लोगों का मैथ फेवरेट होता है, 10 मिनट में पूरी मैथ खत्म कर देते हैं। कुछ लोगों की रीजनिंग फेवरेट होती है, 10 मिनट में पूरी रीजनिंग। सर वो आपको अपने हिसाब से, किसी दूसरे का हमें टाइम टेबल नहीं फॉलो करना है, हमें सिर्फ अच्छा, मैं एसएससी के 4 ही सब्जेक्ट हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा हाँ, दो, आप सीपीओ भी दे रहे हैं, यस सर। तो अगर मैं कहूं कि रीजनिंग को आप कैसे देखते हैं, या एसएससी का छात्र रीजनिंग को कैसे देखते हैं? सर वो है ना कि आप पूरे में पूरा नंबर उसे लाओ, बस थोड़ा सा मेहनत, मतलब वो होता है ना मिनिमम वर्क और मैक्सिमम आउटपुट। ये होता है ना सर, आप थोड़ा काम करो उस पर और मैक्सिमम आप उसका आउटपुट लेके चले जाओ। तो देखो भाई, रीजनिंग मैक्सिमम आउटपुट, और मैं बहुत सारे सफल छात्रों से पूछता भी हूँ तो वो बताते यही रहते हैं कि रीजनिंग को कंप्लीट करना है, और रीजनिंग प्रैक्टिस से ही। हाँ बस सर, वो प्रैक्टिस से ही, मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस से ही मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस से हो सकती है। तो मैथ और रीजनिंग को बहुत सारे लोग हैं ऐसे देखते ही दिमाग में हल करते हैं। हाँ। तो दिमाग में हल करना चाहिए, कॉपी पेन भी चलानी चाहिए। अगर सर आपकी प्रैक्टिस है तो कुछ क्वेश्चन 20 में से आप 10 से 12 क्वेश्चन माइंड में अपने कर लेंगे। अगर ये है कि केवल 2 लाइन, 1 लाइन देखते पेन ही चलाना हल होगा, हाँ 1 लाइन पेन चलाए ठीक है। नहीं, अगर हम घर पे तैयारी कर रहे हो हाँ, तो हमें पेन कॉपी चलानी चाहिए या नहीं? सर मैथ में तो मतलब 1 मैथ, लाइन 2 लाइन तो करना पड़ेगा सर। रीजनिंग में एक बात समझिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सवालों को देखते हैं और कहते हैं ये हो जाएगा, ये आता है, इस पैटर्न पे कर लूंगा। देखिए, आप जितना पेन कॉपी पे अपना चलाएंगे उतना ही तेज आपका कैलकुलेशन होगा, उसी प्रकार से आप परीक्षा में समय भी बचा सकते हैं। हाँ यस है सर, ना? यस सर। तो कैलकुलेशन तेज होगा। अच्छा, अगर आपको कभी पढ़ने का या शेड्यूल बनाने का मौका मिला होगा, क्योंकि हाँ, बनाते हैं, सभी बच्चे बनाते हैं, यस सर। तो उसमें आपने कौन कौन सा विषय किस किस टाइम पे पढ़ा? सुबह के टाइम में आप कौन सा विषय पढ़ना प्रीफर करते थे? जैसे सर मैं सीपीयू की भी तैयारी करता था, तो मैं इंग्लिश वकाया भी याद करता था हमेशा। सुबह सुबह उठते 2 घंटे याद करने वाला विषय, याद करने वाला जीएस, उसके बाद जीएस रख लेता था। उसके बाद सर फिर मैथ 2 घंटे करके फिर लंच करने चला जाता था। फिर आता था तो मैं मॉक रखता था, कि क्योंकि अगर मैं खाना खा के आओ तो सबसे ज्यादा नींद लगती है, और उस समय आपका माइंड सबसे कम वर्क करता है। अगर आप उस समय अच्छा परफॉर्म कर ले रहे हो मॉक में, तो आप हर टाइम अच्छा परफॉर्म करोगे। मैं उस टाइम मॉक रखता था सर। फिर जैसे 4 बजे 5 बजे अपनी रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेता था। फिर शाम को हिंदी देख लेता था 1 घंटे 1.5 घंटे। उसके बाद फिर सर मैं अपना मॉक में जो गलती हुई है उसे देखो, करंट अफेयर्स की न्यूज क्या है शाम को एक बार देख लो, 1 गो में चले जाओ। बस सर ऐसे ही करता था मैं सर। ठीक है। अच्छा, खान सर जैसे क्लास लेते हैं, और सर की क्लास अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि भाई आप नींद में भी देख रहे हो तो आप उनके क्लास को पढ़ सकते हैं, है ना? और बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो आपको इस तरह से पढ़ाते हैं। तो मतलब उनका या केजीएस टीम का क्या रोल रहा है आपके इस? जैसे खान सर के बारे में तो क्या बताएं सर। वो है ना कि खान सर या किसी भी गुरु के बारे में क्या बताएं। गुरु की महिमा तो तुलसीदास ही बोल के चले गए हैं कि गुरु की महिमा क्या करें, बस वही। लेकिन खान सर को तो सर सब जानते हैं कि वो कैसे भी बता दें आपको समझ में, वो आपके टोन में बताते हैं, इसे ऐसे पढ़ो। और केजीएस टीम भी सर, क्योंकि खान सर ही उन्हें लाते हैं, तो उन्हें भी पता होगा कि हम किस लोगों को लाए जो बच्चों को समझा सके। तो भाई ये मतलब बड़ी बात है, खान सर के निर्देशन में आपकी केजीएस टीम चल रही है, और आप मिले सफल छात्र से, तो इन्होंने अपनी सफलता के बारे में तो बताया। अब एक चीज और मैं इनसे जानना चाहूंगा, अभी इनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि टारगेट अभी भी क्या करके चल रहे हैं, अभी और क्या सोच रहे हैं आप अभी अपने? सर इस सीपीयू एसआई देखेंगे सर, दिल्ली एसआई चाहिए, दिल्ली एसआई के लिए अभी मेहनत करेंगे। उसके बाद सर पीसीएस की तैयारी करेंगे। अच्छा, दिल्ली एसआई मिल गया तो उसके बाद पीसीएस की तैयारी। यस सर, दिल्ली एसआई के बाद पीसीएस, उसके बाद तो सर नहीं। बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इनको देख रहे हैं आप। ये इन्होंने ये नहीं कहा कि एसएसएफ मिल गया तो आप पीसीएस देखेंगे, इन्होंने कहा अभी तो एसएसएफ में कांस्टेबल बना हूं, दरोगा भी बन के देखना चाहता हूं कि दरोगा क्या करते हैं, उसके बाद फिर मैं दरोगा के ऊपर जाऊंगा। मतलब अभी भी ये सीढ़ियां अपनी चेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखिए भाई, उम्र मायने नहीं रखती है, काबिलियत मायने रखती है, और आपकी मेहनत और आपकी सोच। अच्छा, परीक्षा के दौरान यस सर, मैं अक्सर ये छात्रों से पूछता और रहता हूं कि परीक्षा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, समाज में घूमना चाहिए, माता पिता से, या किसको समय ज्यादा देना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो मोबाइल तो अवॉइड करिए। शाम को केवल एक बार घर वालों से बात करो। लाइब्रेरी, मैं जैसे सर लाइब्रेरी प्रेफर करता था। मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता था, फिर लंच करने आता था बस, और जैसे 4 बजे एक बार नाश्ता, और 10 बजे आता था। तो सर आप मोबाइल साइड कर दो, मोबाइल 10 बजे घर वालों को बता दो मैं 10 बजे आऊंगा, तब आप मुझसे बात कर लेना जो काम होगा। और आप लैपटॉप पे पढ़ो दिन भर, उसमें और कुछ मत, केवल यूट्यूब रहे आपके बस। और यूट्यूब के अलावा आप जिस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देते हो वो रहे बस। सर मैं यही करता था। और दोस्त तो ना, बहुत सारे सभी हैं जो आपके उम्र के होंगे, तो स्टूडेंट लाइफ में उन्हें क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए, कितनी जरूरत? घर पे बात करना चाहिए,
बिल्कुल नहीं सर, घर वाले तो हमें भेजे हैं इसलिए कि बेटा तुम कुछ बन जाओ, हम्म। क्योंकि वो मेहनत करके वो सारी जिम्मेदारी खुद पे लिए हैं। आपका एक काम है सिर्फ पढ़ना, तो हमें सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, तो सर हमें पढ़ना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता था। अच्छा, पहले आप रील देखते थे कि नहीं? सर रील तो हाँ, ये सर रील तो जैसे आए पहले खाना, तैयारी के दौरान? हाँ सर पहले, हाँ सर मैं कभी कभी देखता, जैसे खाना खाने आया हूँ बैठ के रील देख लिया। पढ़ाई के टाइम से मैं मोबाइल लेता ही नहीं थे। तो अच्छा, खाना, आज की डेट में और पहले, मतलब आज आप पोस्टेड हैं, हाँ yes, तो अब रील्स देखने का ज्यादा मौका है या अब तो सर पूरा मौका है। ड्यूटी टाइम में भी आप रील देख सकते हो, 6 घंटे ड्यूटी के बाद। भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, आपकी रील्स पड़ी रहेंगी, उन्हें आप जब नौकरी लग जाए तब देख लेना, है ना। देखिए भैया भी बता रहे हैं ये बात कि रील्स अभी स्टूडेंट को अवॉइड करना चाहिए। खान सर भी लगातार आपको बोलते हैं कि रील्स अवॉइड करो, क्योंकि रील्स जो है ना हमारे मेमोरी को शॉर्ट कर रही है, ठीक ना। 1 मिनट में कंप्लीट चीजें देखना, फिर अगली रील्स क्या आएगी, फिर उस पर हमारा नई चीजों पे दिमाग जाएगा। हमें अगर मनोरंजन के लिए, या बहुत सारे मोटिवेटर हैं जो ये बोलते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए अगर आप मनोरंजन करना चाहते हैं, तो मूवी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि हम पूरी कहानी में कंसंट्रेट रहते हैं, कुछ भी टेंशन फ्री रहते हैं, ठीक है। तो हमारी टेंशन भी खत्म हो जाती है मूवी देखने से। और बहुत सारी टेंशन हैं, आपकी समस्याएं बहुत सारी हैं, रील्स उस टाइप के आ गई और आप उसी टाइप के रील्स देखना शुरू किए तो आप नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो तैयारी के दौरान जहां तक है रील्स ना देखें। दूसरी चीज है, अच्छा एक ऑनलाइन तैयारी में बच्चा अपने आप को कैसे, सर ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज है ना कि आप डिसिप्लिन रहना सीखिए, क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कभी नहीं कर सकते। एक डिसिप्लिन की, अगर मुझे 9 से 11 बजे तक मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके बीच में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। जैसे ऑफलाइन में तो एक बॉन्डेज है, अगर सर आ गए क्लास में बैठना है तो बैठना है, तो ऐसे आप ऑनलाइन में भी यही प्रीफर करिए, डिसिप्लिन लेके आइए। हाँ डिसिप्लिन अपने अंदर सर, क्योंकि अगर तैयारी का या सक्सेस होने का सबसे पहला ही यही होता है कि आप डिसिप्लिन होइए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना तो इतनी भीड़ है कि आप उसमें कहाँ खो जाएंगे कभी किसी को पता नहीं चलेगा। ये डिसिप्लिन आपकी ईमानदारी से आएगी। यस सर। ईमानदारी शब्द का मतलब यह है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितना ईमानदार हैं, तो उससे आपकी डिसिप्लिन जागती है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी के दौरान मैथ्स को हल करना शुरू किया तो सोचेंगे मैथ पूरा पढ़ लें, फिर रीजनिंग उठाएंगे तो रीजनिंग पूरा हल करेंगे, फिर हिंदी पढ़ेंगे, मतलब एक एक विषय तैयार करते हैं। सर ये गलत है। आप अगर मैथ पढ़े फिर रीजनिंग में आ गए तो आपकी मैथ एक तरफ से भूलती चली जाएगी, ये गलत है। आप सबको थोड़ा थोड़ा डेली टाइम दो, थोड़ा थोड़ा 3 घंटे, जैसे मैथ को ज्यादा टाइम दो, हिंदी को थोड़ा कम दीजिए, रीजनिंग को थोड़ा सा और उस हिंदी से ज्यादा, जीएस को अपने हिसाब से दीजिए जिसको जैसे समझ में आती है। लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ना कि आज मैं 1 महीने केवल मैथ पढ़ लूं, 1 महीने केवल रीजनिंग, सर आपका पीछे सब भूलता चला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहो, सबको प्रैक्टिस में रखो और पढ़ते चले जाओ सर। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, कहाँ तक सही है? तो फिर सर वो दिखावा करते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, और बहुत सी भीड़ ऐसी है कि एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करो। आप शुरू से ही इतना सर कंपटीशन है इस बार कि 150 पार मेरिट लगी है 160 में, आपको नॉर्मल पोस्ट के लिए 150 पार। सर थिंक कर सकते हैं कि 80 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, जिसमें 20 जीएस आते हों। तो सर इतना कंपटीशन है, और सर हर चीज में अगर आप एसएससी जीडी में आना चाहते हो तो बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा सर। आप और अच्छी पोस्ट चाहिए तो और ज्यादा आपको कंपटीशन है। अच्छा, आप एसएससी जीडी में नौकरी कर रहे हैं, पूरे भारत से आते हैं लोग इसमें, तो कौन से राज्य से ज्यादा लोग आपको मिले? सर इस बार तो यूपी के एसएसएफ में तो सबसे ज्यादा यूपी वाले ही हैं सर, यूपी के सबसे ज्यादा लड़के यूपी वाले हैं इस बार सर, और हम भी यूपी से आते हैं। तो राजस्थान वगैरह से, पहले से तो सर राजस्थान और हरियाणा इनके लड़के आते थे, लेकिन इस बार सर सबसे ज्यादा यूपी के बच्चे हैं। सर ऐसा क्या हुआ यूपी में, मतलब एजुकेशन की क्रांति या खान सर का आना क्या? बस सर खान सर का आना, और ये भी देखना ना सर कि अब इतने कहाँ जाएंगे हम, यूपी की पॉपुलेशन इतनी होती जा रही है, सबको एक आ रही है टेंशन कि कहाँ जाएंगे हम, कहाँ। देखिए ये कहाँ जाएंगे वाला जो शब्द है ना, ये केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बच्चों पे और बिहार क्षेत्र से आने वाले बच्चों पे लागू होता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, सरकारी नौकरी नहीं तो और क्या, ठीक है। क्योंकि उधर ना इंडस्ट्री है, ना तो बिहार में कोई इंडस्ट्री है, तो ये बच्चा पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बस सरकारी नौकरी करने के लिए आपको इनकी तरह सोचना पड़ेगा। मैं इनके सोच से इसलिए इतना प्रेरित हुआ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अभी भी बड़ी बात नहीं कर रही है, सफल होने के बाद भी। सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफल हो गए आप, लेकिन इनके पास पर्याप्त समय भी है
कि 5 दिन की ड्यूटी है। हाँ, 6 घंटे 6 घंटे की ड्यूटी है, 5 दिन की ड्यूटी है, सैटरडे संडे इनका ऑफ है, पूरा पर्याप्त समय है इनके पास अदर चीज की तैयारी करने का और उम्र भी है इनके पास, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने अभी सेट जो अपना गोल किया है वो एक अगली सीढ़ी, यानी अभी कांस्टेबल हूं तो अगली सीढ़ी दरोगा है मेरा, यानी कि सीपीओ एसआई, यही ना? यस सर। चलिए, तो मैं इनको एक और सलाह देना चाहूंगा कि अगर बेल्ट की नौकरी आपको पसंद है तो आप सीएपीएफ, अगर हाइट हो तो सीएपीएफ टारगेट करिए, बहुत अच्छी नौकरी मुझे लगती है। यस सर, एसी की असिस्टेंट कमांडेंट कमांडेंट फॉर्म डाला हूँ सर, अभी आया है फॉर्म, 25 को लास्ट डेट है तो डाला हूँ सर एसी की। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूं कि भैया अगली बार जब मुझसे मिले तो सीएसपीएफ में ही मिले। अच्छी नौकरी है, बहुत ज्यादा, कम से कम एसपी रैंक का आपको वहां पे पोस्ट मिलता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एसपी रैंक का अधिकारी एक बहुत बड़ा दबदबा, ठीक है, अपनी भाषा में कहें तो चलिए भाई, भैया से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और देखिए भाई, हम ऐसे सफल छात्रों से आपको मिलवाते हैं तो बस इसलिए कि आपको एक प्रेरणा मिले कि भाई ने जिस तरह तैयारी करी है, आप ही की तरह बिल्कुल ग्रामीण एरिया से निकल करके आए हैं, नॉर्मल फैमिली से हैं, बहुत बड़ा परिवार नहीं है, भैया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वहां से निकल करके आए हैं, और आप लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए कि भैया अगर बन सकते हैं, ऐसे सब पा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो अगले मेरी सीट पे बैठे हुए व्यक्ति आप हो, मैं तो ये उम्मीद करूंगा, और आपको अगर कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।